भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में सरदार बलबीर सिंह जी हैं विवेक विहार से। सर, आप सदस्य हैं डीएसजीएमसी के। इस समय पर प्रकाश पूरब आ रहा है, कोरोना काल है, बिल्कुल अलग है। पहले अगर हम देखें तो बहुत तैयारियों में हम जुट जाते थे। इस बार सर संगत से क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे और किस तरीके से आप मना रहे हैं? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूँ साहिब श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की 551वां ये प्रकाश पर्व है। और जहाँ तक मनाने की बात है, गुरु साहब सबके सिर पर हाथ रखते हैं, बख्शिश रखते हैं। हम लोग गुरुद्वारे में ज़्यादा संख्या में ना इकट्ठे हों, क्योंकि ये कोरोना का जो पीरियड चल रहा है इसने किसी को नहीं बख्शा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे अब प्रभात फेरियाँ लोग नहीं निकाल रहे हैं, गुरुद्वारे में ही बैठकर गुरुद्वारे में ही अपना कीर्तन करते हैं, दूर दूर डिस्टेंस रख कर, और उसके बाद वहाँ से चाय पानी करके घर आ जाते हैं, गलियों गलियों में नहीं निकल रहे हैं, और नगर कीर्तन भी कैंसिल हो चुके हैं। तो हम लोग उसको सादे तरीके से मनाएं, गुरुद्वारा साहब जाएं, कीर्तन अरदास में डिस्टेंस को मेंटेन करके वहाँ बैठें और खड़े हों। हम कोई ऐसी बीमारी ना किसी को दें तो ना ले सकें, क्योंकि ये बहुत ही घातक बीमारी हमारे इस वर्ल्ड के अंदर आई हुई है। तो मैं यही कहना चाहूँगा सर्वत साध संगत को कि गुरु का जो आपने ये मनाना है प्रकाश पर्व, इस तरीके से मनाएं कि किसी और को हम ना तो बीमारी दें, ना किसी की बीमारी लेकर अपने घर आएँ। बलबीर जी, इस बार वार्ड नंबर 42 की बात करें तो कैसे आप मना रहे हैं अपने गुरुद्वारों में? वार्ड नंबर 42 क्या, मैं तो ये कहूँगा कि पूरी दिल्ली में ही या पूरे देश में ही, जहाँ तक दिल्ली में बहुत ज़्यादा इस समय कोरोना फैला हुआ है, तो लोग अपने अपने गुरुद्वारा साहब में जा रहे हैं। प्रभात फेरियों को वहीं बैठकर, प्रभात फेरी गली गली में नहीं निकाल रहे हैं, अपने गुरुद्वारा साहब में ही बैठकर और गुरुद्वारा साहब में ही कीर्तन करके उसके बाद अपना 6-7 बजे अपने घर आ जाते हैं, खान जो भी वहाँ चाय पानी जो गुरु का लंगर होता है वो लेकर। बिल्कुल सर, इस बार वोट्स जो हैं, क्योंकि 20 नवंबर लास्ट डेट थी फ़ोटो वाली वोटें बनवाने की, डेट आगे बढ़ा दी गई है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आ रही हैं कि सामने की वोट्स में अभी भी लोग बनवाने में उतने तत्पर दिख नहीं रहे हैं। सर, क्या अपील करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है वोट्स बनवाना, और रेशो देखो, परसेंटेज देखो तो अभी भी बनवाने में बहुत स्लो चल रहा है। सर, ये मैंने पहले भी कहा था कि ये वोटें बनाने का मकसद केवल हमारा इलेक्शन नहीं होता जी। इलेक्शन मकसद तो है, क्योंकि वोट जब बनती है तो उससे ही मेंबर चुने जाते हैं। लेकिन एक दूसरा मोटो ये हो जाता है हमारा कि हम लोगों की तादाद कितनी है, गिनती कितनी है। जब हम वोट नहीं बनाते हैं तो वो गिनती कम रह जाती है गवर्नमेंट के खातों में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी 11 दिसंबर तक का टाइम हो गया है। जो भी लोग जिन्होंने वोट नहीं बनाई है वो अपनी वोट ज़रूर बनवा लें, ताकि आने वाले समय में इलेक्शन में भी उनकी वोट पोल हो सके और हमारी जो गिनती है उसमें इजाफा हो सके। बिल्कुल, हमारे साथ में सरदार बलबीर जी हैं। इन्होंने खुलकर कहा है कि प्रकाश पर्व को आपको मनाना है, लेकिन कोरोना काल की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए। सर, चलते चलते दिल्ली की समस्या एक है, लेकिन उससे पहले किसानों की समस्या आज देखें तो बॉर्डर सील हो गए हैं। पंजाब का परिवार आपका भी है। क्या कहेंगे सर, किसानों की समस्या बहुत ज़्यादा दयनीय है, अन्नदाताओं की समस्या क्या कहेंगे सर, कितना उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? कि किसान हमारे देश का ही नहीं, वर्ल्ड में जो किसान है वो अन्नदाता है जी। अब अन्नदाता अपनी कोई डिमांड रख रहा है, वो उचित है। अगर वो डिमांड आपको अनुचित लग रही है तो उनसे बात तो कीजिए जी। बात करने में तो कोई हर्ज नहीं है। आप उनको टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं, आप उनको बुलाइए, आप कह रहे हैं हम 3 तारीख को बुलाएंगे, जबकि वो 26-27 को यहाँ आ रहे हैं। आप उनसे बात कीजिए। अगर उनको लगता है कि ये जो आपने बनाया है, ये जो आप ठीक समझ रहे हैं, ठीक कर रहे हैं किसानों के लिए, तो वो अपने लोगों को समझाएंगे भाई ये ठीक है। लेकिन आप तो बात ही नहीं करना चाहते, और बल्कि उनको हरियाणा के परले बॉर्डर पर रोक कर उन पर पानी की बौछारें कर रहे हैं जी। जो कि मैं समझता हूँ एक मानवता का काम नहीं है।
कोई भी आदमी आपसे बात करना चाहता है तो उनको खुला ऑफर होना चाहिए कि आइए बात करते हैं। सर किसान कहीं उग्र हो गए हैं, कहीं ना कहीं उनमें बहुत ज़्यादा नाराज़गी हो गई है, खासतौर पर पंजाब हो या हरियाणा के किसान हो, क्योंकि खाना तो हमारी प्लेट में उन्हीं के दिए हुए मेहनत के द्वारा ही आता है सर। देखिए, किसान जो है वो उग्र नहीं हुआ है। जी ये आप देखिए, उन्होंने सीधा सीधा ये कहा है कि हमको जहाँ रोका जाएगा हम वहीं रोक के भक्ति करेंगे, हम वहीं पर रुक के खाना लंगर बनाएंगे, लंगर बांटेंगे, खाएंगे, हम वहाँ से आगे नहीं जाएंगे ना, हम कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। जी ऐसा किसान ने नहीं कहा कि अगर हम नहीं जाने देंगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उग्र नहीं हुए हैं, बड़ी शांति से काम कर रहे हैं। उस शांति को देखते हुए हमारी सरकारों को उनको इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पंजाब से बिलोंग करते हैं सर, तो इसलिए पंजाब के किसानों की ऊपर चर्चा तो हमें करनी ही है। साथ ही साथ कोरोना काल है। मैं एक बात ये जी कहना सर, चाहूँगा, कुछ कहना चाहते हैं? जी आप पंजाब के किसान की बात मत करें, ये हिंदुस्तान के किसान की बात है। बिल्कुल सही बात है। ये ऐसा नहीं है, अगर देश के अंदर नोटबंदी हुई है तो केवल किसी एक स्टेट में नहीं हुई है, उसी तरह से ये मैटर है। अगर ये जो इन्होंने लागू किया है वो केवल हमारे या आपके किसी स्टेट के लिए नहीं किया है, बिल्कुल या पंजाब के लिए या हरियाणा के लिए नहीं किया है, पूरे हिंदुस्तान के लिए किया है। हमारे भारतवर्ष में जितना भी किसान है उसको इसके ऊपर असर पड़ रहा है, तो वो इस बात के लिए ज़रूर बोलेगा। क्योंकि अब देखिए ना, किसान के पास मक्का 1800 रुपये के रेट के बाद भी 1000 रुपये में बेच रहा है वो जी, और उसके पास खरीदार 1000 रुपये में भी नहीं है। तो क्या सरकार 1800 का रेट लगा के 1800 में ले रही है उसको? नहीं। तो किसान तो जिसका अपना मेहनत का पैसा नहीं निकल रहा होगा वो तो रोएगा, और उसको आगे पूरा साल निकालना, पूरे साल में कैसे वो करेगा, उसको अपने बच्चों का लालन पालन करेगा। तो मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। सर एक चलते चलते लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, स्कूलों को लेकर के एक मनीष सिसोदिया जी ने साफ तौर पे कह दिया कि जब तक वैक्सीन नहीं तब तक स्कूल नहीं खुलेंगे। सर आप इस फैसले का किस तरीके से स्वागत करते हैं, या कोई आप किस तरीके से इस पर टिप्पणी करेंगे? सर देखिए, मनीष सिसोदिया जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। अगर वो स्कूल खोल भी दें, गवर्नमेंट कह देती है हम स्कूल खोलते हैं, तो मैं समझता हूँ कोई भी अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं भेजेगा, और भेजेगा भी तो टीचर्स को भी दिक्कत होगी। वो सोचेंगे कि हम पढ़ाएं ना पढ़ाएं, कोई दिक्कत ना आ जाए। तो स्कूल भी अभी तैयार नहीं है इसके लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। सर लेकिन कहीं ना कहीं आप दशमेश पब्लिक स्कूल के चेयरमैन हैं, आप एक नहीं आपकी कई ब्रांचें हैं। ऐसे सर स्कूलों की स्थिति देखें तो आप बहुत अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं, लेकिन हर स्कूल वाले नहीं संभाल पा रहे। कहीं ना कहीं उनके ऊपर बहुत फाइनेंशियली बोझ पड़ जाएगा, क्या कहेंगे सर? फाइनेंशियली प्रॉब्लम स्कूलों को है जी। ये नहीं कि आपने कहा कि हम संभाल रहे हैं, हम नहीं संभाल रहे हैं, हमारा स्टाफ काम कर रहा है। लेकिन हाँ, फीस आने की प्रॉब्लम जो है जी वो पेरेंट्स की तरफ से है। जी वो फीस नहीं दे पा रहे हैं, उसकी वजह कोरोना काल कह लीजिए या किसी वजह से कह दीजिए, नौकरी छूट गई किसी की, किसी का कारोबार नहीं है, तो वो वजह भी कह सकते हैं। और कुछ लोग जानबूझ के भी ऐसा करते हैं कि अभी इस टाइम को निकल जाने दे तब देंगे फीस। बिल्कुल। तो उसका हमें वाकई प्रॉब्लम है कि तनख्वाह देनी, सैलरी देने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम आती है इस कोरोना काल के अंदर। तो मैं पेरेंट्स को ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जहाँ भी आपके बच्चे पढ़ते हैं, जिस स्कूल में पढ़ते हैं, कोऑपरेट कीजिए, टीचर्स को सैलरी देने के लिए कम से कम उनकी फ़ीस ज़रूर दीजिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो आपके बच्चे को ऑनलाइन बैठ करके पढ़ाई करा रहे हैं। स्कूल वाले चाहे कोई भी स्कूल है वो भी अपने टीचर्स को उन्होंने, ठीक है ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं हो रहा, लेकिन तमाम सारे खर्चे हो रहे हैं, वाईफाई का है या फिर आपका इंटरनेट का खर्चा है, बहुत सारे खर्चे हैं। आपके बच्चे को पढ़ाने में टीचर्स का महत्वपूर्ण रोल है। आप कोशिश करिए कि फ़ीस ज़रूर दें।